नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 16 जून 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था, यूरोप से निकल के वो न्यूज़ आया था। तो हर्षित सर ने सुबह डेली न्यूज़ में कवर भी किया था, काफ़ी अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ हमारे ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए ये क्या है। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस जितने भी है वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो ये इंडस्ट्रियल नेशंस में मार्केट करने का एक मौका दे रहा है। बेसिकली वो क्या करेगा, ड्यूटी फ्री एंट्री देगा एलिजिबल प्रोडक्ट्स के लिए। तो क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है या लो इनकम कंट्रीज है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है ईजिली मार्केट कर सकता है, बेच सकता है इन डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक है, ये जो आइडिया है ग्रांटिंग डेवलपिंग कंट्रीज प्रिफरेंशियल टैरिफ रेट्स इन द मार्केट्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज वाज ओरिजिनली प्रेजेंटेड। देखिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट करके एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1964 में। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। तो इनका जब पहला मीटिंग हुआ था तब ये आइडिया निकल के आया था। वैसे जो लो इनकम कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगा इस तरह की टैरिफ रिडक्शन से। ठीक है, ईबीए एवरीथिंग बट आर्म्स। देखिए, ये जो पर्टिकुलर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे मैं इधर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरीथिंग बट आर्म्स करके। इसमें क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर लीस्ट डेवलप कंट्रीज। देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज जो है या लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है उनके सामान बेच सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, पर उसमें एक्सेप्ट आर्म्स एंड एम्यूनिशन है। ऐसा नहीं कि इनकी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो भी बिना टैरिफ का या ड्यूटी फ्री एंट्री होगा इन डेवलप कंट्रीज में, ऐसा नहीं होगा। अदर देन आर्म्स एंड एम्यूनिशन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेच सकते हो। ठीक है, तो इसमें काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, ज़्यादा मैं घुस नहीं रहा हूँ। वैसे डेली न्यूज़ आप सुन लीजिए, उसमें हर्षित सर ने काफ़ी अच्छी तरह बताया है इसके बारे में। ठीक है, सो हियर और आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड काफ़ी न्यूज़ में आया था क्योंकि बिहार में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, दगमारा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन एंड नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो हमारे लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इधर इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे दगमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन सा स्टेट में है, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इधर स्टेटमेंट 1 and 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, एनएचपीसी बेसिकली एक सीपीएसई आप बोल सकते हो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। तो नाम से आपको पता चल गया होगा इनका काम क्या है, एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो बेसिकली इनका जो फोकस है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एक रिन्यूएबल एनर्जी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो एनएचपीसी है ये केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में भी नहीं, रिसेंटली इन्होंने सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, इनमें भी इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, एनएचपीसी नाम सुन के आपको ऐसा लगेगा केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही करेंगे, पर और भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जितने भी है जैसे सोलर, जियोथर्मल, टाइडल, विंड वगैरह रिन्यूएबल एनर्जी तो है, इसमें भी ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इनका जो कैटेगराइजेशन है ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन देते हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना करके। तो इनका अलग अलग डेफिनेशन है, मतलब इनकी जो एनुअल टर्नओवर है, इनकी जो परफॉर्मेंस है, इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सब देखते हैं। तो इधर हम बात करेंगे मिनी रत्न स्टेटस का। मिनी रत्न स्टेटस में कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 में क्या है, इनका प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years कितना होना चाहिए, 30 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, और कैटेगरी 2 में they have made profits continuously for last 3 years and must have a positive net worth। ठीक है, जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड ये जो प्रॉफिट है वो लास्ट 3 साल में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे डेफिनेशन है। आप काफ़ी मतलब ये सीपीएसई के बारे में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा डिफरेंट साइट से। वैसे आप चाहे तो इन महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना बारे में हम एक अलग वीडियो करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, डिटेली आपको समझाएंगे। तो बेसिकली आप यही जान लीजिएगा कि जो पर्टिकुलर एनएचपीसी है ये मिनी रत्ना है। ठीक है,
तो स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, बिल्कुल सही। बिसाइड्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर द कंपनी हैज एक्सपांडेड इट्स ऑब्जेक्ट टू सोलर जियोथर्मल, बिल्कुल सही। एनएचपीसी एक महारत्ना एंटरप्राइज है, ये गलत है, इधर ही गलत हो गया, महारत्ना नहीं है, ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू तुलु लैंग्वेज विच आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 and 2 गलत है। देखिए तुलु लैंग्वेज से रिलेटेड काफी न्यूज उठ के आ रहा है। एक्चुअली तुलु लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस देना है करके काफी डिमांड आ रहा है तुलु स्पीकिंग पीपल से, ठीक है। तुलु लैंग्वेज बेसिकली एक द्रविडियन लैंग्वेज है, स्पोकन मेनली इन 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी ऑफ कर्नाटका एंड कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो साउथ कर्नाटका एंड नॉर्थर्न केरला में ये लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी एंड केरला का जो नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड, उधर भी ये बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए, दे हैव बीन रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट्स टू गिव इट ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस एंड इंक्लूड इट इन 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे आप सबको पता ही होगा। कर्नाटका गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस तुलु। देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने तुलु को काफी रिकग्निशन दिया है, स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में पढ़ाते हैं तुलु लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए, एट प्रेजेंट तुलु इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, गलत। इसी के लिए तो ये लोग फाइट कर रहे हैं अभी। तुलु इज एन ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज स्कैटर्ड थ्रू आउट पार्ट्स ऑफ साउथ इंडियन पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, गलत दोस्तों। ये द्रविडियन लैंग्वेज है, वैसे इंडिया में द्रविडियन लैंग्वेज है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज भी है, जैसे झारखंड वगैरह में बोली जाती है, सांताली वगैरह है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। इंडिया में टिबेटो बर्मन लैंग्वेज भी है कि नहीं। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज तो नहीं है, बेसिकली द्रविडियन लैंग्वेज है, जिसमें मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु वगैरह आता है। Karnataka government had already introduced Tulu as a language in schools few years ago. Very correct. So answer is option C 3. Question number 4. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) is mandated with the responsibility of export promotion and development of which of the following scheduled products? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन E 1, 2, 3, 4 and 5। पांचों जो दोस्तों, पांचों शेड्यूल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट अपेडा का काम है। वैसे नाम से आपको लगेगा इनमें से काफ़ी ऑप्शन नहीं है, फिर भी है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितनी भी ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे अपेडा है, काफ़ी कुछ है, ट्राइफेड है, ट्राइबल्स के लिए कुछ है, तो इन सब का ऑफिशियल वेबसाइट्स रहता है। मैं आपको बताऊँ, जब भी ऐसे कोई एजेंसीज का नाम या कोई बोर्ड का नाम न्यूज़ में आता है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में एक बार जाइए ज़रूर। उसमें एक अबाउट करके सेक्शन रहता है, वो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, उसमें से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी न्यूज़ में आ रहे हैं सारे पढ़ना मुमकिन नहीं है, जितने भी न्यूज़ में रहता है ना वो सारे अबाउट में आपको एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उन्हीं की वेबसाइट है तो गलत तो नहीं हो सकता है कि नहीं। तो अपेडा के बारे में क्या बताऊँ, नाम से आपको पता चल गया होगा। बेसिकली एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट से बना हुआ है। जितने भी एजेंसीज कोई पार्लियामेंट्री एक्ट से बना हुआ है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहता है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। अथॉरिटी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। अब देखिए इसकी शेड्यूल प्रोडक्ट्स कौन कौन सा है, काफ़ी कुछ है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्री है, डायरी है, कॉन्फेक्शनरी है, बिस्किट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, तो सारे पढ़ लीजिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन में आने से पता होना चाहिए। सो हियर और आंसर इज ऑप्शन E 1, 2, 3, 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू हॉल मार्किंग स्कीम विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन D 1, 2 and 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए हॉल मार्किंग स्कीम से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी मैंडेटरी किया है। अब ये हॉल मार्किंग कौन करेगा? वो करेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करते हैं। नाम से आपको पता चल गया होगा। तो इन्होंने ये बोला है कि अभी जितने भी गोल्ड ज्वेलरीज होंगे उनमें BIS हॉल मार्किंग चाहिए, मतलब एक सील रहेगा। ये सील रहने से हमें ये पता चलेगा कि गोल्ड प्योर है। आप जिस ज्वेलरी को खरीदने जा रहे हो उसमें जो गोल्ड कंटेंट है वो जितना होना चाहिए उतना ही होगा। वैसे ज्वेलरी में जो गोल्ड कंटेंट कैसा होता है आपने सुना होगा 22 कैरेट करके, कभी 24 कैरेट करके। इसका डिफरेंस क्या है? देखिए वैसे अगर प्योर गोल्ड है तो वो 24 कैरेट होना चाहिए, उसमें कोई और मेटल नहीं होगा, केवल गोल्ड ही होगा। पर देखिए दोस्तों, प्योर गोल्ड से अगर कोई भी ज्वेलरी बनाएगा वो फ्रेजाइल रहेगा, जल्दी टूट सकता है। इसलिए जो मेकर्स क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा कॉपर मिक्स कर देते हैं।
तो जिसमें मतलब कॉपर ऐसा नहीं पूरा कॉपर ही मिक्स कर दिया, थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, तो ये 22 कैरेट हो जाएगा। तो 22 कैरेट मतलब हो गया उसमें थोड़ा सा कॉपर है, तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो 22 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 0.916, इसलिए इनको 916 भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ना एड्स वगैरह में 916 ज्वेलरी, 916 मतलब 22 कैरेट, ये समझ लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए एट प्रेजेंट ओनली 30% ऑफ इंडियन गोल्ड ज्वेलरी इज हॉलमार्क। देखिए एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, इन्होंने ये बोला है इंडिया में 4 लाख ज्वेलर्स है, आउट ऑफ दिस 35,817 हैव बीन BIS सर्टिफाइड। तो मतलब इंडिया में केवल 30% गोल्ड ज्वेलरी है जो BIS हॉलमार्क है। तो अभी जितने भी ज्वेलरीज होगा उसमें BIS हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए क्या क्या लिखा है। इट इज एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कंटेंट ऑफ प्रेशियस मेटल इन प्रेशियस मेटल आर्टिकल्स। मतलब जितने भी मेटल आर्टिकल्स आप खरीदने जाओगे ना, चाहे वो गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, प्लैटिनम का हो, उसमें जितना वो पर्टिकुलर एलिमेंट होना चाहिए, पर्टिकुलर मेटल होना चाहिए, वो इंश्योर करेगा BIS हॉलमार्किंग। ठीक है, एट परसेंट 30% ऑफ इंडियन गोल्ड ज्वेलरी इज हॉलमार्क, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मोक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, ओपन स्टैंडर्ड फॉरेस्ट विद बुशेस एंड हैविंग लॉन्ग रूट्स एंड शार्प थॉर्न्स और स्पाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन। आंसर इज ऑप्शन डी वेस्टर्न आंध्र प्रदेश। काफी स्टूडेंट्स ने आंसर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके दिया है, वेल डन, कीप इट अप। देखिए दोस्तों जितने भी प्लांट्स में लॉन्ग रूट्स शार्प थॉर्न्स वगैरह रहता है ना, वो उस टाइप की प्लांट्स की स्पेशलिटी है जहां पानी की अवेलेबिलिटी कम है, जहां बारिश कम होता है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न आंध्र प्रदेश भी एक रेन शैडो रीजन है, तो आप ऐसे बाकी 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जहां रेन कम मिलता है, बारिश कम मिलता है, उधर ही आपको इस तरह की वेजिटेशन मिलेगा, राइट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, ए रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। व्हाट इज द बेस इफेक्ट? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर ऐसा है मैक्सिमम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, व्यूज़ बढ़ाना है हमें। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।